चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आज सीटेट में पूछे गए जो बाल विकास के प्रश्न पत्र है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। पहला ऑप्शन है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन है। तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन है। और चौथा है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा कि एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यानी यह ऑप्शन एकदम सही आंसर है। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन है, ये भी सही है। तो मूल्यांकन में नहीं माना जाएगा। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन है, ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों को तुलना करने में सहायक होता है। यह गलत है। क्या है? यह गलत है। तो यह रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं माना जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पहला ऑप्शन है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल को। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल को। तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताओं को। संगीतमय प्रदर्शन या रचना के कौशल को। तो यह जो अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के जो कौशल होते हैं, क्या होते हैं? जो कौशल होते हैं, यह सही मेल नहीं खाता है, यानी मेल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो यानी दूसरा ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन है आपका कि अभिप्रेरणा के आरोप सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस से लगातार कोशिकाओं और बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, ऐसा भी गलत है। जो अभिप्रेरणा होती है, जो आंतरिक प्रेरणा होती है, वह आंतरिक भी होती है और बाहरी भी, दोनों भी होती है। तीसरा है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और सफलता के लिए आंतरिक आरोपण, ये भी गलत है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होता है, ये एकदम सही है। क्या है? सही है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि रस्सी रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था में इस बच्चे इस तरह के तंक देते हैं? क्या देते हैं? तंक देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर होगा इसका, यानी तर्क देते हैं। पहला ऑप्शन है कि पूर्व चलन अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथा है संवेदी चालक अवस्था है। तो यह कौन सी हो जाएगी? पूर्व चलन अवस्था है। क्या है? पूर्व चलन अवस्था है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ऐसे ही पांचवा प्रश्न है आपका कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास समीप दूराभिमुख होता है, अराजक होता है, शीर्षगामी होता है या रेखीय होता है। तो जो हमारा पेशी कौशल है, पेशी का मतलब हो गया जैसे हम पेन से लिख रहे हैं, पेन से पेन से लिखना। तो यह किस में आ रहा है? तो यह पेशी में आ रहा है। पेशी का मतलब मांसपेशियां। तो यह शीर्षगामी होगा, यानी सिर से पैर की ओर। कहां से? सिर से पैर की ओर। यानी इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है कि प्रतिक्रिया सेट है, अपसारी चिंतन है, या कार्यात्मक स्थिरता है, या निष्क्रिय अनुसरण है। तो यह निष्क्रिय अनुसरण तो होगा नहीं, कार्यात्मक स्थिरता आएगी नहीं, प्रतिक्रिया सेट आप देंगे नहीं, तो अपसारी चिंतक होगा। क्या होगा? अपसारी चिंतन होगा यहाँ पर। सातवां प्रश्न कह रहा है
अभिकथन, यह कथन के बारे में कह रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग तरह से अनुभव किया जाता है। आर, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये सही है कि बच्चों का जो विकास होता है सार्वभौमिक है। सही विकल्प का चुनाव करें, ये कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दोनों ही सही हैं। कैसे हैं? दोनों ही सही हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। सही है। जो बच्चों का बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, लेकिन बच्चों का विकास है वो सार्वभौमिक होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। दूसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संभावित होता है? पहला ऑप्शन है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ये सही है। तीसरा है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। हमें किसी भी भाषा पर प्रयोग यानी जोर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना की उपेक्षा करता है, तो हमें ये दोनों तीनों नहीं करनी चाहिए, यानी दूसरा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। ठीक है। यानी प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख साधन है। छात्रों के सीखने यानी छात्रों के सीखने को मापन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका होता है। सही है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, नहीं सक्रिय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सक्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सक्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होता है, नहीं सीखना कहीं से भी हो सकता है। तो यह सबसे अच्छा तरीका होगा, यह होगा छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का सबसे अच्छा तरीका नहीं। पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। यह सही है। कैसी है? पूर्व निर्धारित हो और सार्वभौमिक हो, यानी पहला ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन यानी जो कथन है कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण आर कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थ प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। क्या करता है? सुगम बनाता है। ए और आर दोनों गलत हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि संस्कृतियों का ज्ञान उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। संस्कृतियों को बनाए रखने के लिए समर्थ प्रदान करना सीखने के सुगम प्रक्रिया बनाता है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। बिल्कुल नहीं आती है। जो अभिप्रेरणा आती है वो स्वतः आती है। कैसे आती है? स्वतः। दूसरा है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से मिलती है। जरूर मिलती है। फिर है कि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ये भी सही है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। ये सही नहीं है। तो अभिप्रेरणा का जो सही वर्णन करता है वो ये यह करता है कि जो अभिप्रेरणा है जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, ये भी गलत है। ये नकारात्मक होता है। कैसा होता है? नकारात्मक। ये नकारात्मक होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो कार्यों के व्यक्तिगत आनंद से आती है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा 11वें का एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? यानी जो अधिगम के बारे में सही नहीं है। पहला कह रहा है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये गलत है। एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है यह। दूसरा कह रहा है कि अधिगम, ये गलत है, कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। यानी जो अधिगम है शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, तो बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है तो यही आ जाएगा। ये सही है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। और तीसरा ऑप्शन है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा के पुनर्गठन से होता है। सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। यह भी सही है। यानी पहला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 13वां प्रश्न है कि समीपस्थ सिद्धांत कहलाता
यानी कहता है कि शैशवावस्था में सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। ये सही है। अंग हाथ और पैरों यानी और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, यानी अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास सिर से पांव तक होता है, ये सही है। यानी समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, ठीक है, विकास सिर से पांव तक होता है, ये सही है। फिर ये कह रहा है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास की संवेदनशील अवस्था में होता है। तो ये कह रहा है समीपस्थ। समीपस्थ का मतलब होता है जो एक व्यक्ति होता है, क्या होता है, जो एक व्यक्ति होता है, क्या होता है, व्यक्ति होता है। इसका जो आकार है, क्या है, इसका जो आकार है, यह जो बढ़ता है, क्या करता है, यह जो बढ़ता है, यह जो इसका आकार है वो समीपस्थ का मतलब हो गया बीच से बाहर की ओर, बीच से बाहर की ओर। तो यह सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास भी तेजी से होता है, यानी अंग हाथ और पैरों की तुलना में, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ये सही हो जाएगा। सूक्ष्म गतिक एक अलग चीज है, विकास के साथ शारीरिक विकास भी तेजी से होता है, ये अलग चीज है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है, एक विशेषता कौन सी है। यह कह रहा है कि यह एक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। तो उपयोग प्रतिपुष्टि की एक विशेषता होती है, जो एक यह विशेषता होती है, क्या होती है, यह जो एक विशेषता होती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पहला ऑप्शन है स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, तीसरा है कि ध्वन्यात्मक प्रकरण में कठिनाई, तीसरा है कि शारीरिक समन्वय में कठिनाई। तो जो पठन वैकल्य की जो एक विशिष्ट विशिष्ट विशेषता होती है, वह होती है आपकी ध्वन्यात्मक प्रकरण में कठिनाई, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वन्यात्मक होती है। जो पठन कौशल की होती है वह एक ध्वन्यात्मक होती है, कैसी होती है, ध्वन्यात्मक, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सही, तीसरा। नेक्स्ट है कि कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत यानी विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में। तो यह तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, यानी नैतिक विकास, जो नैतिक विकास कहता है, तो यह कहता है पहले स्तर के दूसरे चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में या तीसरे में। तो इसका हो जाएगा तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आपका 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर और दोहराव। यानी निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है। आलम्बन, तो यह जो आलम्बन के उदाहरण होते हैं, पहले होते हैं संकेत और इशारे, संकेत और इशारे, संकेत और इशारे, संकेत और इशारे होते हैं, क्या होते हैं, संकेत और इशारे होते हैं। ये होता है बोल, यानी बोल कर सोचो, ए और बी दोनों इसके ही आंसर हो जाएंगे, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, पहला ऑप्शन है कि प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, दूसरा है कि शिक्षार्थी दूसरे से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तीसरा है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, चौथा है कि व्याख्या देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। तो ये सीखने के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत की इस बात की वकालत करते हैं कि प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, यानी होता है, यानी पहला ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से प्रभाषित करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं,
लेकिन इसका इसका विपरीत सत्य नहीं है। इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। ठीक है। तीसरा है कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पर पारस्परिक एक रूप से निर्भर करते हैं। तो यह सही है। तीसरा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है इसका कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समय तक पहुंचते हैं कि नियम और कानून नन्हे और बदले जा सकते हैं। आर कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। सही है। तो ये कह रहा है ए और दोनों गलत हैं। ये तो गलत है, यानी पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और लेकिन आर गलत है। नहीं, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास के चरणों क्रमिक के चरणों में होता है। यानी हमारा दूसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? वस्तु स्थायित्व, इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रीकरण या परिकल्पित तार्किकता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से जो मूल संक्रियात्मक सोच पूर्व संक्रियात्मक सोच से जो अलग करती है वो विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया बांटना। क्या हो गया? बांटना या अलग करना। हो गया अलग करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? ये ऑप्शन कह रहा है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। दूसरा ऑप्शन है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। तीसरा ऑप्शन है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। और चौथा ऑप्शन है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, यानी चौथा आंसर अच्छा सही नहीं है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा को अपनाने जो सभी आवश्यकताओं का समर्थन करता है। सही है। इसका जो आप समर्थन करता है तो यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये अंतर कह रहा है। क्या कह रहा है? अंतर को समायोजित करती है, तो हमें अंतर को समायोजित नहीं करना है, सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है ना? तो चौथा ऑप्शन सही है। और तीसरा 23वां प्रश्न देखते हैं कि विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? गतिक विकास की, सामाजिक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की और नैतिक विकास की। तो जो विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो जो तर्क होता है वो होता है आपका कौन सा होता है? गतिक विकास में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? गतिक विकास में नहीं होता है। यह संज्ञानात्मक विकास होगा। क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा। और यह सामाजिक विकास होगा। क्या होगा? सामाजिक विकास। पहलू में तर्क भी होगा, चिंतन भी होगा। तो यह संज्ञानात्मक में होगा। किसमें होगा? संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होगा वो है सामाजिक होगा। क्या होगा? सामाजिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, या वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं। तो यह वे प्रश्न जो पाठ को मान करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं, ये गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। वे प्रश्न जो छात्रों की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ये सही है। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा मांगते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो जो एक प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में जो सहायता करता है, तो वे होते हैं कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है
अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है, या मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, या एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो जब एक सही समाधान पर स्थित है, कई प्रश्नों को प्रोत्साहित करता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है संगठन, असंतुलन, निजी वक्त और अनुकूलन। तो जो लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनिगमन के लिए यानी नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, तो यह संगठन होगा, असंतुलन, निजी वाक होगा। जो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं वो निजी वाक होगा। क्या होगा? निजी वाक। इसका तीसरा सही है। नेक्स्ट है, और यह 27वां प्रश्न है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए पहला ऑप्शन है कि समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। दूसरा है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समुदाय के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। यानी विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, यह सही है। विभाजित करना चाहिए, ये भी गलत है। यानी दूसरा ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय अनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को। यह क्या दर्शाता है? जेंडर संबंधता का नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 29वां प्रश्न है कि बाध्यता एक खाली जगह है, स्थित है, जबकि अक्षमता एक यानी जो बाध्यता एक सामाजिक है। क्या है? सामाजिक है। बाध्यता एक कार्यात्मक भी हो सकती है, जैविक भी हो सकती है, और अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। यानी हम कह सकते हैं जो बाध्यता है, बाध्यता हमें कहाँ आती है? तो हमें सामाजिक आती है। और जबकि एक अक्षमता एक क्या है? अक्षमता एक, तो यहाँ पर बाध्यता एक जैविक है। क्या है? जैविक हो जाएगी। यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जैविक और कार्यात्मक। बाध्यता एक क्रियात्मक है, जबकि अक्षमता एक शारीरिक है। इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से होगा जो चौथा ऑप्शन होगा। क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो चौथा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, और 30वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने के शिक्षार्थियों को जानकारी का सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करती है। तो यह जो सही होगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों सही है और ये आर की व्याख्या नहीं करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।